हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। मैंने बीए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने एमए किया और मैंने फिर बीएड किया और मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो चुका है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे एराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे फर्स्ट एरा कौन सा होगा, एंग्लो सेक्सॉन। तो आज हम पढ़ेंगे कि एंग्लो सेक्सॉन पीरियड होता क्या है और वो कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। कल की जो क्लास थी ये उसका होमवर्क है। आप लोगों ने होमवर्क तो किया नहीं है, तो मैं आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म हम अरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन होगा और फादर ऑफ क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चॉसर। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चॉसर। द फादर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोएट्री, हम फादर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोएट्री विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं। और लेक पोएट्स कौन थे? लेक पोएट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज एंड रॉबर्ट साउदी। ये आपका कल का होमवर्क था जो आपकी प्रीवियस क्लास है। जिसने नहीं देखी है वो वहाँ पे जाके देख सकता है। प्लेलिस्ट में आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। ये फादर्स एंड फाउंडर्स हम एक क्लास में करेंगे, मैं आप लोगों को सब कवर करा दूंगी। ये कुछ 105 प्लस कुछ हैं, 100 प्लस कुछ है, 105 ऐसा ही कुछ नंबर्स में है। ये मैं आप लोगों को सारे कवर करा दूंगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एराज हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये एराज के बारे में तो पता होगा। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर, Renaissance and Reformation, Revolution literature of 17th century, English literature of 18th century, Romantic literature, Victorian and Modernism. Modernism हमारा 20th century literature है। मैं ये सब यहाँ पे कवर कराऊंगी। डेली क्लास लीजिएगा, हम डेली एराज करेंगे और उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे आज मैं एंग्लो सेक्सॉन पीरियड के बारे में आपको बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पूरा चार्ट है कि पहले एंग्लो सेक्सॉन आया था। एंग्लो सेक्सॉन को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड इंग्लिश भी बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसके बाद मेडिवल आया था, मेडिवल को हम मिडल इंग्लिश भी कहते हैं। फिर टुडोर, फिर रेस्टोरेशन, एनलाइटनमेंट, रोमांटिसिज्म, ये सब मैं करवाऊंगी, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इनका मतलब क्या है, कैसे ये आया था। और विक्टोरियन, एडवर्डियन और 20th सेंचुरी एंड कॉन्टेम्प्रेरी। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला एरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का था, एंग्लो सेक्सॉन पीरियड, जो हमारा 449 से 1066 सीई तक था। अच्छा, कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा, जैसे 449 है ना, कुछ बुक्स में आपको 450 भी मिलेगा। तो बेसिकली दोनों सेम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, पर जो ज़्यादा मतलब जिसको गवर्नमेंट एग्जाम्स डीएसएसबी और मतलब ये मानते हैं वो 450 है। तो आपको याद रखना है कि काफ़ी बुक्स में आपको 449 भी मिलेगा, लेकिन इसको आप 450 रखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। 1066 सीई, सीई क्या है? सीई हमारा क्रिश्चियन एरा है, मतलब सीई को हम कॉमन एरा भी कहते हैं, क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं। और ये जहाँ यहाँ पे 1066 है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आप लोगों को आगे क्लास में बताऊंगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट है इस पूरे एरा की, द एंग्लो सेक्सॉन पीरियड जो है हमारा, इस पीरियड की जो मेन डेट है वो 1066 है। और ये क्यों है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वैसे मैं क्लास के एंड में भी आपको बता ही दूंगी। पीपल लिविंग इन ब्रिटेन, काइंड्स ऑफ पोएट्री। अब इसमें यह है कि एंग्लो सेक्सॉन पीरियड में बेसिकली था क्या। अच्छा, आप लोगों ने ये तो सोचा होगा, कभी किसी ने तो सोचा होगा कि एंग्लो क्यों है, एंग्लो का मतलब क्या होता है। जो लिटरेचर का स्टूडेंट है उसको एंग्लो का मतलब तो पता होगा, एंग्लो एंड सेक्सॉन। अच्छा, जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने सब पे राज किया, कहते हैं ना कि इन्होंने सब पे रूल किया, सब पे राज किया इन्होंने, लेकिन क्या इन पे भी किसी ने राज किया था? इन्होंने सारे मतलब आपने सुना है इंडिया पे भी ब्रिटेन ने राज किया, मतलब हम ब्रिटिश के गुलाम थे किसी टाइम पे। आप लोगों ने कभी ये सोचा क्या ब्रिटिश जो सरकार, मतलब जो ब्रिटिश कंट्री है, ब्रिटेन है, क्या ये भी कभी किसी की गुलाम थी? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये भी कभी किसी की गुलाम थी।
और ये कैसे उस गुलामी से बाहर निकले, फिर इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश हुआ, एनलाइटनमेंट आया, ये सब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जर्मनी में ना एक प्लेस है ओल्ड सेक्सोनी नाम से। ओल्ड सेक्सोनी नाम से जर्मनी में एक प्लेस थी, उसके नाम से सेक्सॉन, यहाँ पे जो इसका एरा का नाम है ये पड़ा था, एंग्लो सेक्सॉन। सेक्सॉन जो था वो ओल्ड सेक्सोनी जर्मनी में एक प्लेस थी, उसके नाम से यहाँ पे सेक्सॉन बोला जाता है। और ये एंग्लो सेक्सॉन, ये 3 ट्राइब थे जो कि इंग्लैंड के टाइम, मतलब इंग्लैंड इन द सेंस कि ब्रिटेन में आए थे। इंग्लैंड तो अब नाम मतलब रखा गया इसका, पहले ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन में जो 3 ट्राइब्स आई थी जो कि क्या थी, जर्मेनिक ट्राइब थी। वो जर्मेनिक ट्राइब थी, क्या क्या उनका नाम था, एंजल्स, एंजल्स नहीं होगा, एंजल्स होगा, एंजल्स, जूट्स और सेक्सॉन्स। तो बेसिकली ये जो एंग्लो सेक्सॉन है ये हमारा नाम कैसे पड़ा था, जो ये थे ना सेक्सॉन्स और एंजल्स, इनके नाम से ही एंग्लो सेक्सॉन पीरियड का नाम रखा गया था। जूट्स का इतना कुछ मतलब था नहीं, इसमें इतना इन्फ्लुएंस इनका था नहीं, सबसे ज़्यादा एंग्लो और सेक्सॉन्स का था। तो अब पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, तभी आपको समझ में आएगा बेसिकली कि एंग्लो सेक्सॉन पीरियड था क्या। तो जो सबसे पहली ट्राइब थी ना वो कौन सी थी जो यहाँ पे आई थी, एंग्लो सेक्सॉन्स थी। जो अच्छा, केल्ट्स क्या होता है, केल्ट्स, केल्ट्स यहाँ के ओरिजिनल मतलब जो नेटिव्स नहीं होते हैं, जो मतलब जो वहीं पे रहते हैं उसी एरिया के, जो जहाँ पे वो पैदा हुए होते हैं, जो वो लोग थे वहाँ के, उनकी ट्राइब का नाम था केल्ट्स। जो ब्रिटेन के लोग थे जो वहाँ के नेटिव थे, उनकी एक ट्राइब थी, उसका नाम था केल्ट्स। और उन केल्ट्स में कौन कौन थे, ब्राइटॉन्स एंड गेल्स। अब ये ब्राइटॉन्स एंड गेल्स, अच्छा गेल्स छोड़िए, ब्राइटॉन्स, इसका नाम प्रोनाउंस करके आपको समझ नहीं आ रहा है, ब्राइटॉन्स, ब्राइटॉन्स मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश ब्राइटॉन्स। तो ब्रिटेन का नाम ब्राइटॉन्स के नाम से भी था, क्योंकि ब्राइटॉन्स कौन थे, ब्राइटॉन्स जो थे वो वहाँ के केल्ट्स थे, केल्ट्स मतलब वहाँ की ट्राइब थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ के नेटिव्स थे जो वहाँ पे रहते थे। और इस पूरे उसका नाम क्या था, ट्राइब का केल्ट्स नाम था। केल्ट्स के अंडर आते थे ब्राइटॉन्स एंड गेल्स, और ब्राइटॉन्स के नाम से ही ब्रिटेन नाम पड़ा था। जो ब्रिटेन नाम रखा गया था वो ब्राइटॉन्स जो वहाँ की ट्राइब थी उसके थ्रू ही रखा गया था। अच्छा, ये कब तक थी, अप टू 55 BC, 55 BC तक ये ट्राइब ब्रिटेन में रहती थी। वहाँ पे इनका ही कल्चर था, इनके कस्टम्स, इनके रिचुअल्स चलते थे, जब तक रोमन इन्वेडर्स वहाँ नहीं आए थे। जब रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो जो केल्ट्स थे, ब्राइटन्स और गेल्स थे, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। अब रोमन कब आए थे, अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले केल्ट्स थे, ये तो वहाँ के नेटिव्स थे। जैसे इंडिया था, इंडिया पे किसका शासन हुआ था, ब्रिटिश सरकार आ गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, हम तो वहाँ इंडिया के नेटिव्स थे ना, हम इंडियन, जो हम हिंदू मतलब इंडियन लोग थे, और जितने भी थे वो सब क्या थे वहाँ के, हम लोग वहाँ पे क्या थे, मतलब हम हिंदुस्तानी एंड ऑल, हम वहाँ के नेटिव्स थे। तो हमारे ऊपर मतलब शासन किसने किया था, रूल किसने किया था, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश सरकार ने रूल किया था। ऐसे ही जो यहाँ के नेटिव्स थे वो ब्राइटन्स और गेल्स थे, और इन लोगों के ऊपर शासन किया था रोमन ने, मतलब जो रोम के लोग थे, जैसे जूलियस सीजर था, क्लॉडियस था। जो जूलियस सीजर और क्लॉडियस थे वो लोग कहाँ पे आए थे, ब्रिटेन में आए थे। ब्रिटेन में आकर उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पर बनाई, अपना मतलब शासन वहाँ पे किया। इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, डैम्स बनवाए, मतलब बहुत कुछ बनवाया इन्होंने, रिवर्स वगैरह बहुत इन्होंने, मतलब बहुत अच्छे से इनका जो रूल था वो बहुत मतलब सक्सेसफुली इन्होंने वहाँ पे रूल किया। कब तक रूल किया इन लोगों ने, 55 BC से 407 AD तक इन लोगों ने रोमन्स ने ब्रिटेन पे रूल किया। अब इन लोगों ने तो यहाँ पे रूल किया, लेकिन बेसिकली हुआ क्या, फिर इन लोगों ने यहाँ पे जब रूल करना शुरू किया, जो इनकी खुद की कंट्री थी रोम, जो इनकी खुद की कंट्री थी रोम, उसके ऊपर जब आक्रमण हुआ, किसने आक्रमण किया था, वाइगॉट्स। वाइगॉट्स एक ट्राइब थी, वाइगॉट्स। उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने
रोम के ऊपर अटैक किया। जब रोम के ऊपर अटैक किया तो जो रोमन्स थे, रोम की सरकार थी जो ब्रिटेन पे राज कर रही थी उस टाइम पे, उन लोगों ने देखा कि हमारी खुद की कंट्री जो है वो खतरे में आ गई है, हम तो वहां पे अब रह ही नहीं पाएंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब इन लोगों ने वो सब देखा कि हम रोम खतरे में है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या छोड़ दिया, ब्रिटेन छोड़ दिया। इन लोगों ने ब्रिटेन छोड़ दिया और ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग वापस अपने रोम चले गए, अपनी कंट्री चले गए। तो इन लोगों ने बेसिकली ब्रिटेन पे कब तक रूल किया, 55 बीसी से 407 एडी तक रोमन्स ने ब्रिटेन पे रूल किया। ये आपको याद रखना है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मतलब एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है रोमन कन्क्वेस्ट के बारे में, पर आप लोगों को पता होना चाहिए। जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बैकग्राउंड बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इंग्लैंड पे किस किस ने राज किया था, कैसे इंग्लिश लिटरेचर आई थी। तो ये आपको क्लियर हो गया। जब रोमन्स वहां से चले गए तो क्या हुआ, जब रोमन वहां से चले गए तो एक वो थी ट्राइब थी पिक्ट्स नाम से। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जब देखा कि ब्रिटेन कमजोर पड़ गया है, क्योंकि वहां पे कोई राजा था ही नहीं, फिर जो रूल करते थे वही चले गए थे, तो ब्रिटेन खाली हो गया था, वहां के बस नेटिव्स वहां पे रहते थे। तो अब क्या हुआ, जब उन लोगों ने देखा, पिक्ट्स एक ट्राइब थी कि यहाँ पे तो कोई मतलब कुछ भी सरकार इन द सेंस यहाँ पे कोई है नहीं, ये बहुत मतलब पहले किसी टाइम पे पावरफुल होते थे जब रोमन्स यहाँ पे रहते थे, लेकिन अब तो कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इजीली रूल कर सकते हैं। बेसिकली ना पहले क्या होता था, जो ट्राइब्स होती थी ना वो आपस में लड़ती थी। जैसे राजा नहीं होते हैं, जैसे इंडिया में भी था, जो पावरफुल राजा होते थे वो आपस में लड़ते थे ताकि लड़ने के बाद उनको उनका राज्य भी मिल जाता था। तो ऐसे तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता था, जो ट्राइब्स थी वो आपस में लड़ती थी, जो पावरफुल होती थी उनको वो एरिया मिल जाता था। तो जो पिक्ट्स थे उन लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया। कहाँ पे, ब्रिटेन में आक्रमण करना शुरू किया। जब उन्होंने ब्रिटेन पे अटैक किया तब क्या हुआ था, जो वहाँ के ब्रिटेन के नेटिव्स थे उन लोगों की हेल्प के लिए एक जर्मेनिक ट्राइब आई। जो जर्मेनिक ट्राइब थी वो लोग वो वहां पर आए, किनकी हेल्प के लिए, ब्रिटेन के लोगों की हेल्प के लिए। अब वो जो जर्मेनिक ट्राइब थी वो कौन थी, एंग्लो सैक्सॉन्स इन्वेजन्स, एंग्लो सैक्सॉन्स थे वो। अब आप लोगों को समझ में आया, एंग्लो सैक्सॉन पीरियड किनके नाम से रखा गया है, एंग्लो सैक्सॉन्स की वजह से। अब एंग्लो सैक्सॉन्स जो जर्मेनिक ट्राइब थी वो कौन कौन से, वो थे एंजल्स, जूट्स एंड सेक्सॉन्स। अब बेसिकली हुआ क्या, जब एंजल्स, जूट्स और सेक्सॉन्स ब्रिटेन आए तो इन लोगों ने ब्रिटेन को तो बचा लिया, जो वो ट्राइब थी पिक्ट्स, उनसे इन लोगों ने ब्रिटेन को बचा लिया। लेकिन इन लोगों ने फिर क्या करना शुरू किया, जब ये इतने पावरफुल हो गए तो इन लोगों ने अपने डायलेक्ट्स यहाँ पे लाने शुरू किए। इनके 4 डायलेक्ट्स थे, ये आपको याद रखना है, 4 डायलेक्ट्स थे इनके। अच्छा, वो 4 डायलेक्ट्स क्या थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक तो नॉर्थम्बेरियन था, और क्या था, ओल्ड सेक्सॉन्स था, वेस्ट सेक्सॉन्स था। अच्छा, ओल्ड सेक्सॉन्स का एक और नाम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या था, वेस्ट सेक्सॉन्स था। सबसे ज्यादा डायलेक्ट वेस्ट सेक्सॉन्स का यहाँ पे यूज किया जाता था, बोला जाता था। क्या हुआ था, ब्रिटेन के 7 पार्ट्स में इसको मतलब डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ ये 4 डायलेक्ट्स ही यूज होते थे। तो ये डायलेक्ट्स कौन लेकर आया था, एंग्लो सैक्सॉन से डायलेक्ट्स लेकर आए थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डायलेक्ट था वो क्या था, वेस्ट सेक्सॉन्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये डायलेक्ट्स मतलब इसका यूज किया जाता था। तो बेसिकली इंग्लिश है क्या, इंग्लिश तो लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज बनी कैसे, ये डायलेक्ट से लैंग्वेज बनी है। आप लोगों ने देखा 4 डायलेक्ट से, जब ये चारों डायलेक्ट्स मिले तब लैंग्वेज बनी। लेकिन इन 4 डायलेक्ट्स के सिवा मतलब इनके एक्सेप्ट दीज 4 डायलेक्ट्स और कौन सी लैंग्वेज थी जिनका इसमें क्या था, कंट्रीब्यूशन था, इन्फ्लुएंस था, वो था लैटिन। लैटिन, जो लैटिन लैंग्वेज है इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है किस पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे। 29%
लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे। और लैटिन कौन लाया था? रोमन्स लेकर आए थे। जब रोमन्स ने इंग्लैंड पे राज किया था तब ये यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज लेकर आए थे, मतलब जो भी इनके ऑफिशियल वर्क्स होते थे वो लैटिन लैंग्वेज में ही होते थे। तो सबसे पहले ब्रिटेन में लैटिन लैंग्वेज आई थी जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आज भी देखा जाता है। 29% इंग्लिश में लैटिन लैंग्वेज का यूज़ होता है। उसके बाद एंग्लो सेक्सॉन्स आए थे। एंग्लो सेक्सॉन्स में कौन थे? एंजल्स थे, जूट्स थे और सेक्सॉन्स थे। कहा जाता है कि जूट्स तो मतलब खत्म ही हो गए थे, क्योंकि ये बोलते हैं ना मेजॉरिटी विंस, तो ये सबसे ज़्यादा कम, मतलब सबसे कम थे, माइनॉरिटी थी जूट्स, तो ये तो बेसिकली खत्म ही हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा राज किसका चला था? एंजल्स एंड सेक्सॉन्स का चला था, इसलिए एंग्लो सेक्सॉन्स इसका नाम रख दिया गया था। अच्छा, इन लोगों ने कब तक राज किया था ब्रिटेन पे? 407 AD से 787 AD तक इन लोगों ने ब्रिटेन पे राज किया। अब क्वेश्चन ये उठता है 787 के बाद ऐसा क्या हुआ था कि एंग्लो सेक्सॉन्स, मतलब जो एंजल्स, जूट्स और सेक्सॉन्स थे, यहाँ से चले गए थे। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एकदम से तो इतना आप मगअप नहीं कर पाओगे ना। तो वाइकिंग्स क्या? अच्छा, इसमें ये देखिए, अगली ट्राइब क्या थी? वाइकिंग्स। वाइकिंग्स इन्वेजन्स, इनके बाद कौन आए थे? वाइकिंग्स आए थे। उसके बाद क्या हुआ था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। अच्छा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था 1066 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है इस एरा की, इस पीरियड की। ये आपको याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पर से, ऐसी मतलब डेट से आते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये कब आया था, कैसे आया था, कौन लेकर आया था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है, नॉर्मन्स क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? जब एंजल्स, जूट्स और सेक्सॉन्स आए, इन लोगों ने यहाँ पे राज किया। अब 1066 बेसिकली है क्या? वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। अब वॉर ऑफ हेस्टिंग्स क्या है? 1066 में एक कॉन्क्वेस्ट हुआ था, एक वॉर हुई थी जिसको हम वॉर ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं। अब ये वॉर कब हुई थी, कैसे हुई थी और किन के बीच हुई थी? अच्छा, एक आपने फ्रांस का नाम तो सुना है ना? वहाँ का एक राजा था विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, मतलब अब उसका नाम विलियम था। अब नॉर्मेंडी क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रांस में एक जगह थी नॉर्मेंडी, तो वहाँ का वो राजा था विलियम। उसने क्या किया था? ब्रिटेन पे अटैक किया था। जब विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने ब्रिटेन पे अटैक किया तो फिर जो ब्रिटेन का राजा था उस टाइम पे, किस टाइम पे? जब एंग्लो सेक्सॉन्स थे, यानी कि 407 AD से 787 तक जो यहाँ पे राज करता था वो कौन था? किंग हेरोल्ड था। किंग हेरोल्ड को डिफीट कर दिया था विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने, जो कि फ्रांस का था। तो अब क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पे केल्ट्स थे जो यहाँ के नेटिव्स थे, उसके बाद रोमन्स ने यहाँ पे राज किया। रोमन्स के बाद यहाँ पे किसने राज किया? पिक्ट्स ने क्या किया? अटैक किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो एंग्लो सेक्सॉन्स यहाँ पर आ गए, उन लोगों ने ब्रिटेन पे राज किया। उसके बाद वाइकिंग्स ने भी ब्रिटेन पे राज किया। उसके बाद क्या हुआ? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में क्या हुआ? जो फ्रांस का राजा था विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, वो उन्होंने डिफीट कर दिया किंग हेरोल्ड को। कब डिफीट किया? 1066 में। ये आपको याद रखना है। 1066 जो थी ये हमारी क्या थी? वॉर ऑफ हेस्टिंग्स थी। इसी के नाम पे ये पीरियड एंड हो जाता है और नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है 450 से 1066 हमारा एंग्लो सेक्सॉन यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, जो कि 1066 वॉर ऑफ हेस्टिंग्स पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट पीरियड हमारा शुरू होता है, दैट इज मेडिवल इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। तो आप लोगों को ये याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1066 क्या था? वॉर ऑफ हेस्टिंग्स थी, जिसमें क्या हुआ था? फ्रांस का जो राजा था विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, उन्होंने अटैक किया था इंग्लैंड पे। जब उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया उस टाइम पे क्या हुआ था? जो किंग हेरोल्ड था वो डिफीट हो गए थे और वहां का राजा किसको बना दिया गया था? विलियम ऑफ नॉर्मेंडी को। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कब उनको बोलते हैं ना मतलब उसको गद्दी पे बिठाया गया था। कब बिठाया गया था? 25 दिसंबर को जो वहां का विलियम ऑफ नॉर्मेंडी था उनको गद्दी पे बिठा दिया गया था। मतलब उन्होंने ब्रिटेन पे राज किया था 25 दिसंबर के बाद। ये आपको याद रखना है।
तो बेसिकली आपको क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले यहाँ पे केल्ट्स थे जो कि नेटिव्स थे, फिर रोमन्स ने यहाँ पे अपना रूल किया, फिर एंग्लो सैक्सन्स, फिर वाइकिंग्स, और उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट शुरू हुई थी, यानी कि यहाँ पे किसका राज शुरू हो गया था? फ्रांस का। तो अब आपको समझ में आया, इंग्लैंड जिसने इंडिया पे राज किया था किसी टाइम पे, वो भी किसी का गुलाम था, रोमन्स का भी गुलाम था और फ्रांस का भी गुलाम था और जर्मनी का भी था, क्योंकि ये क्या थे? एंग्लो सैक्सन्स, ये जर्मैनिक ट्राइब थी, राइट। रोमन्स कौन थे? ये रोम के लोग थे। वाइकिंग्स आए, उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। नॉर्मन क्या है? हमारा फ्रांस है। तो हो गया आपको क्लियर? आई होप आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड बेसिकली है क्या? एंग्लो सैक्सन लिटरेचर वॉज द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहला फेज, सबसे अर्लीस्ट फेज है इंग्लिश लिटरेचर का एंग्लो सैक्सन, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इंग्लैंड का नाम सुना है ना? इंग्लैंड, इंग्लैंड नाम रखा कैसे गया? अभी मैंने आपको बताया था कौन थे इसमें, हमारे कौन आए थे? एंजल्स आए थे। तो एंजल्स लैंड, एंजल्स लैंड से आप क्या समझ रहे हो? एंजल्स इंग्लैंड, एंजल्स लैंड इंग्लैंड। तो एंजल्स के नाम से हमारा इंग्लैंड नाम रखा गया था। और ब्रिटेन कैसे था? ब्राइटहॉर्न्स, ब्राइटहॉर्न्स कौन थे? यहाँ के नेटिव्स थे, इनके नाम से ब्रिटेन का नाम रखा गया था। क्लियर हो गया? This period consists of literature written in Old English and Anglo-Saxon England from the 5th century AD to the Norman conquest of 1066. ये आपको याद रखना है, 5th century से 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक हमारी ओल्ड इंग्लिश मानी जाती है। The Old English spoken by Anglo-Saxon people looks incomprehensible to today's English speakers. Obviously different है। आप लोगों ने देखा होगा जो ओल्ड इंग्लिश की मतलब वर्ड्स हैं वो कितने डिफरेंट है आज की इंग्लिश से, मॉडर्न इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले टाइम पे क्या था? सबसे ज़्यादा लेटिन का इन्फ्लुएंस था इंग्लिश के ऊपर, तो उस टाइम पे जो इंग्लिश थी वो बहुत डिफरेंट थी, और इस टाइप में जो इंग्लिश है वो बहुत डिफरेंट है। आपने बेवुल्फ का नाम सुना होगा, जो सबसे पुरानी मतलब पोइट्री थी, सबसे पहली जो एपिक मानी जाती है ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे, वो एंग्लो सैक्सन पीरियड में ही मतलब मिली थी, मैन्यूस्क्रिप्ट में थी। इस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, तो जो भी वर्क्स थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट में ही हम लोगों को मिलते, मतलब उन लोगों को उस टाइम पे मिलते थे। तो उसमें क्या होता था, जो लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश में थी। अब वहाँ की इंग्लिश और अब की इंग्लिश बहुत डिफरेंट है। अगर आप वो बुक उठा के देखोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, जो वहाँ के वर्ड्स हैं वो बहुत डिफरेंट है आज की लैंग्वेज से, जो आज इंग्लिश इतना चेंज हो गई है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, अब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इसका पीरियड क्या था? 469 AD 1066। अब ये 69 है, कुछ लोग इसको अभी मैंने आपको बताया 450 भी कहते हैं, 469 भी कहते हैं, 449 भी कहते हैं, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट है वो 450 है, तो आपको याद रखना है 450 AD। 450 AD से 1066 AD। 1066 AD क्यों था? क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। तो इंग्लिश में ना एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में होता क्या है, जो मेन डेट्स होती है ना उसके नाम से उस एरा को रख दिया जाता है, मतलब शुरुआत और उसकी एंड जो उस एरा से कर दी जाती है। तो हर उसमें होता है, तो आपको याद रखना है। इसमें क्या था? एंग्लो सैक्सन्स थे, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंजल्स, जूट्स और सेक्सॉन्स, जो कि उनके जर्मेनिक ट्राइब थी जिन्होंने ब्रिटेन पे राज किया था। उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में विलियम ऑफ नॉर्मेंडी था, जिन्होंने क्या किया था? फ्रांस से वो आए थे, अटैक किया था ब्रिटेन पे। उस टाइम पे राजा कौन था? किंग हेरोल्ड था, और उनको हरा के वो गद्दी पे बैठ गए थे 25 दिसंबर को। ये आपको याद रखना है। सिडमेंस, अब सिडमेन की जो हिम थी वो क्या थी? हिम क्या होते हैं? जो गॉड के ऊपर रिलीजियस पोएम्स लिखते हैं वो इसमें आती है, सॉन्ग्स, पोएम्स, ठीक है। तो सिडमन जो था एक राइटर था, पुराने टाइम पे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर था जो सिर्फ रिलीजियस पोएट्री लिखता था। सॉन्ग ऑफ बेवुल्फ, बेवुल्फ मैं आपको बता चुकी हूँ, एपिक थी ओल्ड इंग्लिश की। अब बेवुल्फ के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, नेशनल एपिक है। बेवुल्फ को नेशनल एपिक माना जाता है। द फर्स्ट इंग्लिश एपिक, इट्स ऑथर इज एनोनिमस। मैंने बताया था इसका ऑथर क्या है? एनोनिमस है, अननोन है।
किसी को नहीं पता कि इसका ऑथर कौन था, किसने ये लिखी थी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव यंग मैन बेवुल्फ इन 3182 लाइन्स। मैंने ये प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि इसमें कितनी लाइन्स की ये पोएम थी, 3182 लाइन्स। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा गया है बहुत बार कि लाइन्स बतानी थी बेवुल्फ में कितनी लाइन्स है। तो 3182 लाइन्स की ये एपिक था, जो नेशनल एपिक, फर्स्ट इंग्लिश एपिक माना जाता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें इसकी स्टोरी थी क्या बेसिकली, इसमें क्या होता है ना, ये हीरोइक उसमें लिखा गया है। इसमें क्या होता था, दो लोग थे, पहले तो रोमन्स आए थे। ये पीछे वाली, एक मिनट रुको, ये पीपल लिविंग इन ब्रिटेन, पहले कौन थे, ब्राइटन्स। ब्राइटन्स क्या थे, नेटिव्स थे। उसके बाद जर्मेनिक ट्राइब आई थी, जो तीन थे, एंजल्स और जूट्स, सेक्सॉन्स। ये क्या थे, पैगन्स थे। अच्छा, पैगन्स क्या होता है, पैगन्स वो होता है जो गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते, मतलब वो भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करते, वो हीरोइज्म में बिलीव करते हैं, जो हीरोइक पोइट्री लिखते हैं, हीरोइज्म में बिलीव करते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता था, दो लोग थे यहाँ पे। जब ब्राइटन्स थे वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, जो जर्मैनिक ट्राइब थी वो पैगन्स थे, वो सिर्फ हीरोइज्म पे बिलीव करते थे। तो द एंग्लो सैक्सन पीरियड में दो टाइप की पोइट्री लिखी जाती थी। कौन कौन सी पोइट्री थी, हीरोइक पोइट्री थी और रिलीजियस पोइट्री थी। अब हीरोइक पोइट्री कौन लिखते थे, जर्मैनिक ट्राइब वाले लिखते थे। रिलीजियस पोइट्री कौन लिखते थे, ब्राइटन्स लिखते थे, वहाँ के जो नेटिव्स थे वो लिखते थे। अच्छा, मुझे आप ये कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी लेकर कौन आया था, ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी लेकर कौन आया था, क्योंकि पहले तो रोमन्स थे, ठीक है, रोमन्स के बाद जर्मैनिक ट्राइब आ गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लेकर कौन आया, जूलियस सीजर और क्लॉडियस तो थे ना, मतलब रोमन्स थे, वो रोम के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे रूल किया। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी कौन लाया, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारी बेवुल्फ जो थी वो नेशनल एपिक थी, जो क्या थी, हीरोइज्म, मतलब हीरोइक पोइट्री थी ये। इसमें ना हीरोइज्म दिखाया है। ये किसने लिखी थी, जर्मैनिक ट्राइब के वो जो लोग थे उन लोगों ने लिखी थी, एंजल्स, सेक्सॉन्स एंड जूट्स, उनमें से किसी ने लिखी थी। मतलब हमें नहीं पता कि किसने लिखी थी, एनोनिमस है इसका राइटर, लेकिन ये हीरोइज्म, हीरोइक पोएट है, मतलब पोएम है। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, हीरोइक पोएम dated between 8th and early 11th century, survives in a single manuscript, एक सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट में है। ये आपने यहाँ पे देखा है ना, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, इस सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट में ये थी, नॉन एज द नोवेल कॉडेक्स, द ऑथर इज एनोनिमस। ये हमारी जो सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट है ये इसमें थी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्टोरी, मतलब इस पोएम में बेसिकली था क्या। देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये किस टाइप की इंग्लिश लिखी हुई है। तो पहले के टाइम पे ना जो इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश, वो इस टाइप से लिखी जाती थी। अब तो बहुत बदल गया है, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो अब तो आप लोगों को कुछ को तो नहीं समझ में भी नहीं आएगी। तो इसमें था क्या, इसमें ना ऐसे होता है कि एक कंट्री थी, मतलब ऐसे दिखाया गया है, मैं आपको ऊपर ऊपर का थोड़ा बहुत समझा रही हूँ। इसमें क्या होता है, एक कंट्री थी, ऐसे दिखाया, वहां पे किसी ने, मॉन्स्टर्स ने अटैक किया। जब वहां पे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया तो क्या हुआ था, जो बेवुल्फ नाम का एक आदमी था, मतलब इस पोएम का जो हीरो था, उसने उसके ऊपर अटैक किया और अपनी कंट्री को बचा लिया। उसके बाद वो जो मॉन्स्टर था उसने उसकी मम्मी के ऊपर भी अटैक किया, और मतलब इन शॉर्ट मॉन्स्टर्स को इसने यहाँ अपनी कंट्री से भगा दिया था, और वहाँ पे सबकी इन्होंने हेल्प की थी। मतलब इसको ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और क्या बोलते हैं, मतलब डेयरिंग दिखाया है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग दिखाया है, तो हीरोइज्म दिखाया है यहाँ पे, इसलिए इस पोइट्री को हीरोइक एपिक कहते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीरोइज्म दिखाया है। तो ये किसने लिखी थी, जर्मैनिक ट्राइब के लोगों ने ये लिखी थी। इसका हमें नहीं पता है कि इसमें कौन था। तो आपने उसका नाम सुना है, आर्थर दे मोर्टर। आर्थर दे मोर्टर एक कहा जाता है, जो किंग आर्थर था ना, किंग आर्थर के टाइम पे था, मतलब किंग आर्थर इसमें थे।
अब ये नहीं, किसी को नहीं पता है, ये किसी रिटन फॉर्म में नहीं है कि किंग आर्थर इसके पार्ट थे, इस पोइट्री के पार्ट थे, लेकिन कहा जाता है कि किंग आर्थर जो थे वो इस पोइट्री के पार्ट थे। वो मतलब हीरो, इसमें का जो हीरो दिखाया गया है वो किंग आर्थर से रिलेटेड था, लेकिन ये कहीं पे रिटन में नहीं है, बस कहा जाता है। क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो थी नहीं, तो जो वर्क्स थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट में ही मिलते थे या फिर ओरल होते थे, तो ओरल जो होते थे वो तो ख़त्म ही हो जाते थे ऑब्वियसली, जनरेशन टू जनरेशन, अब कहाँ पे क्या होता है, तो वो तो ख़त्म हो जाते थे, लेकिन जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो रख ली जाती थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि किंग आर्थर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वहाँ पर। अब ये रिटन में तो है नहीं, तो कुछ पता नहीं है, बेसिकली इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैंने बता दिया ऐसे ही। सम अदर वर्क्स ऑफ दिस एरा, अब इस एरा के कुछ और वर्क्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे विटसेट हो गया, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस, द वैंडरर, द सीफेरर, वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, क्राइस्ट इन सैटिन, द ड्रीम ऑफ द रूड, द बैटल ऑफ मेल्डन, डेनियल, एंड्रियाज एट्सेट्रा, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स थी उस टाइम की, उस एरा की, जो हमें मतलब मिली थी उस टाइम पे कभी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। वैसे इन पे से कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, इतने ज़्यादा आते नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश की थी, ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम की ये कुछ पोएम्स थी जो हमें मतलब कहते हैं कि उस टाइम पे कभी लिखी गई थी। सम फेमस पोइट्स, अब कुछ फेमस पोइट्स थे उस टाइम के। वेस रोड द राउंड टेबल एंड किंग आर्थर। अब वेस थे जो, उन लोगों ने क्या लिखा था, जो वेस पोइट था उन्होंने लिखी थी द राउंड टेबल एंड द किंग आर्थर। इन्होंने दो पोएम लिखी थी, द राउंड टेबल एंड द किंग आर्थर। रॉबर्ट ग्लूसेस्टर, ये भी उस टाइम के पोएट थे, बहुत फेमस थे। रोजर बैकन ने क्या लिखा, सबसे फेमस वर्क है इनका ओपस मंचस। थॉमस मेलोरी कौन थे, ये भी एक पोएट थे जिन्होंने किसके बारे में लिखा था, मतलब क्या लिखा था, द ले मोर्टे दे आर्थर। और ये किनके बारे में थी, ऑब्वियसली किंग आर्थर के बारे में थी, मोर्टे दे आर्थर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पूछा था कि जो बुक थी ले मोर्टे दे आर्थर, ये किसने लिखी थी। अब ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया, थॉमस मेलोरी ने लिखी थी, लेकिन एक पोएम भी है मोर्टे दे आर्थर, वो किसने लिखी थी। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में पूछा था, पर किसी ने मुझे इसका आंसर नहीं दिया। किसने लिखी थी, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। मुझे ये बताना है आप लोगों को कि ये पोएम किसने लिखी थी, मोर्टे दे आर्थर। कंफ्यूज नहीं होना है, ये बुक थी जो थॉमस मेलोरे ने लिखी थी, एक इसी की पोएम है, वो किसने लिखी थी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किंग एल्फ्रेड कौन थे, ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इन्होंने लिखा था। जो किंग एल्फ्रेड थे इनको फादर ऑफ ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रांसलेशन। और इन्होंने सबसे अपना फेमस वर्क लिखा था ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। बेड, वेनरेबल बेड, इनका पूरा नाम है वेनरेबल बेड। इन्होंने क्या लिखी थी, द एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। वेनरेबल बेड, ये बहुत फेमस पोएट थे, इनका ये बहुत फेमस वर्क है, तो ये आपको याद रखना है। एक्चुअली ये तो आपको मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप पक्का याद रखना, अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें ये लिख लेना आप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। बेसिकली एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर दिख जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में से। एल्फ्रेड किंग यानी कि किंग एल्फ्रेड। अब किंग एल्फ्रेड कौन थे, द मोस्ट फेमस ऑफ ओल्ड इंग्लिश किंग्स कॉल्ड एल्फ्रेड द ग्रेट। ही वॉज अ वेस्ट सेक्सन। मैंने आप लोगों को कहा था ना कौन सा डायलेक्ट सबसे ज़्यादा फेमस था, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता था, वेस्ट सेक्सन। ही वॉज अ वेस्ट सेक्सन, यानी कि ये इस वाले डायलेक्ट को सबसे ज़्यादा यूज करते थे, वेस्ट सेक्सन। एंड एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ हिज कम्युनिटी इन 871 and was immediately confronted by difficult military engagements with the Vikings who were pressing south. Alfred was also concerned with the reform of monastic life and had a number of translations made which are important monuments of early West Saxon यानी कि Old English. Number of translations, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन। पहले ना प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था पहले के टाइम पे, तो
ये जो थे ना किंग एल्फ्रेड, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम के फेमस माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अपना ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट किए काफ़ी चीज़ें, तो इनको फादर ऑफ क्या बोला जाता था, ये रहा नीचे लिखा रखा है मैंने, नोन एज द ट्रांसलेटर, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहते थे, और ये फादर ऑफ ट्रांसलेशन भी माने जाते थे। ही वॉज नॉन एज द ट्रांसलेटर, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी किंग एल्फ्रेड यानी कि एल्फ्रेड द ग्रेट थे। रोट ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्सॉन क्रॉनिकल, और इन्होंने इनका बहुत फेमस वर्क था ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्सॉन क्रॉनिकल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के ना कुछ ही राइटर मतलब कुछ ही पोएट हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो थोड़ा बहुत वर्क मिला था इस टाइम का, तो आपको ये याद रखना है। इसमें क्या हुआ था ना, ये पीरियड कब शुरू हुआ था, 450 में ये शुरू हुआ था। 450 से 600 तक कोई भी ऐसा वर्क हमें मिला नहीं था उस टाइम पे, लोगों को कुछ नहीं मिला था ऐसा जो बहुत ज़्यादा मतलब ये समझा जाए कि हाँ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एपिक में माना गया या बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। 600 तक तो कुछ भी इन लोगों को मिला ही नहीं था। 600 के बाद की पोइट्री मिली थी, ऑथर पोएट्स वगैरह के बारे में पता चला था। तो ये 600 के बाद के पोएट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग एल्फ्रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्सॉन क्रॉनिकल है, ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी इनको कहा जाता है और ये ट्रांसलेटर के नाम से जाने जाते थे। बेड द वेनरेबल, अब द वेनरेबल बेड कौन थे और इन्होंने क्या लिखा था? इंग्लिश मॉन्क एंड हिस्टोरियन, इंग्लिश मॉन्क थे और हिस्टोरियन थे। बेड वॉज बोर्न इन नाउथम्बेरिया एंड बिकेम अ मॉन्क एट जेरो। अभी नाउथम्बेरिया क्या था? मैंने आपको अभी पीछे बताया था नाउथम्बेरियन, नॉर्थम्बेरियन क्या थी? हमारी डायलेक्ट थी, 4 डायलेक्ट्स थी, उनमें से जो पहली डायलेक्ट थी वो नॉर्थम्बेरियन थी, तो ये उस डायलेक्ट्स में लिखते थे। सबसे ज़्यादा इस डायलेक्ट्स का इन्होंने यूज़ किया था, नाउथम्बेरियन थे। नाउथम्बेरिया में ये बॉर्न हुए थे एंड बिकेम अ मॉन्क एट जेरो वेयर ही रिमेन्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। बेड इज नोन टू पोस्टैरिटी एज द ऑथर ऑफ, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप लोगों को याद रखना है, हिस्टोरिया एसेलेस्टिका जेनेटिस एंग्लोरम। हिस्टोरिया एसेलेस्टिका जेनेटिस एंग्लोरम, जिसको क्या बोलते हैं? एसेलेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। उस टाइम के जो इंग्लिश पीपल थे, इंग्लिश लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, उनकी इन्होंने क्या लिखी थी? हिस्ट्री लिखी थी, इसलिए कौन थे? हिस्टोरियन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका। और ये कौन सी डायलेक्ट में लिखा गया है? नॉर्थम्बेरियन डायलेक्ट में लिखा गया है। विच इज द मेन हिस्टोरिकल सोर्स फॉर द ओल्ड इंग्लिश पीरियड? सबसे मतलब हिस्टोरिकल सोर्स बता देना, सबसे ज़्यादा मतलब मेन था हिस्टोरिकल सोर्स ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, कि उस टाइम पे बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को कैसे पता चलता है कि किस एरा में किस टाइम में क्या हुआ था? हमें उसकी हिस्ट्री पढ़ के तो पता चलता है। तो हिस्ट्री भी तो कोई लिखेगा ही, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं उस टाइम पे, तो क्या होता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सब चलता था। तो बेड जो थे उन्होंने एसेलेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये क्या लिखी थी? एक क्रॉनिकल लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल पे। तो इससे हमें पता चलता है कि पुराने टाइम के जो रिलीजन मतलब जो वर्क्स थे, रिचुअल्स थे, कस्टम्स थे, वो क्या थे, क्या कल्चर था उस टाइम का। He was an accurate and reliable observer and compiler of historical information, and it is to him that we know of when and how the initial Germanic invasion of Britain took place. समझ में आया? इन्होंने लिखा है एंजल्स, जूट्स और सेक्सॉन्स के बारे में, जो जर्मैनिक ट्राइब थी, कि कैसे जर्मैनिक इन्वेजन हुआ, कैसे जर्मनी के लोगों ने ब्रिटेन पे राज किया। तो ये आपको इनका वर्क याद रखना है। सिडमन एंड साइनवुल्फ, अब सिडमन एंड साइनवुल्फ ये भी 2 पोएट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस पोएट्स हैं जो क्या लिखते थे? हिम, सिडमन। अब साइनवुल्फ, ही रोट रिलीजियस पोएम्स, ये रिलीजियस पोएम्स लिखते थे। 4 इनकी बहुत फेमस पोएम्स है जो आपको याद रखनी है, जो पेपर में पूछी जाती है और बेसिकली बहुत बार पूछी भी गई है। जूलियंस, द फेट ऑफ एपोस्टल्स, क्राइस्ट, एलेना,
ये इनकी 4 पोएम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है. एंग्लो सेक्सॉन रिलीजियस पोएट्री इज मेनली द वर्क ऑफ 2 क्रिश्चियन पोएट्स हु वर मॉन्क्स सेडमन 675 एंड साइनावुल्फ. कितने थे क्रिश्चियन? 2 थे, सैडमन एंड साइनावुल्फ. ये दोनों रिलीजियस पोएट थे और मतलब रिलीजियस उन पे लिखते थे कि उस टाइम पे जो रिलीजन था क्या था? क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी कौन लेकर आया था? इसी टाइम पे क्रिश्चियनिटी आई थी. अब आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्रिश्चियनिटी लेकर कौन आया था. तो ये लोग लिखते ही रिलीजन के ऊपर थे. इसका मतलब ये कौन थे यहाँ के? आप इन लोगों को नेटिव्स में काउंट कर सकते हैं, ब्राइटन्स में काउंट कर सकते हैं. जर्मैनिक ट्राइब नहीं थी ये, क्योंकि जर्मैनिक ट्राइब रिलीजन में बिलीव नहीं करती थी, वो पैगन्स थे. Sigmund used to write hymns. The theme in the hymn or song of praise is that God created the heavens and the earth for the enjoyment of men. तो इसमें क्या थी? बिब्लिकल थीम्स होती है ना, तो इस पे बेस्ड था ये. हिम्स होता क्या है? सॉन्ग ऑफ गॉड होता है, भगवान की जो प्रेज में हम कुछ भी लिखते हैं, सॉन्ग ऑफ गॉड. Sidman praises God for his creation. Using repetition, he points out twice that God, unlike men, is eternal. तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, सिडमन रिलीजियस पोएट था. ज़्यादा कुछ इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ये इनके 4 वर्क थे साइनावुल्फ के, ये आपको याद रखने हैं. ये याद रखना है कि सिडमन और साइनावुल्फ क्या थे? दोनों रिलीजियस पोएट थे और ये जर्मैनिक ट्राइब के नहीं थे. तो इसको आप जर्मैनिक ट्राइब का नहीं सोचिएगा, क्योंकि जर्मैनिक ट्राइब वाले पैगन्स थे. Some famous works of Anglo-Saxon period. अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एंग्लो सेक्सॉन पीरियड के, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ये भी आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, लिख लेना. इसमें ना बेसिकली कुछ ही वर्क्स हैं. आप ये देखिए, कुछ स्लाइड्स ही और क्लास खत्म भी हो गई. अब इसमें कुछ भी नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे ओल्ड इंग्लिश के, क्योंकि कुछ मतलब उस टाइम पे जो था ना वो इतना ही था, मतलब इतने ही वर्क्स मिले थे लोगों के, पोइट्स के. कुछ ज़्यादा उनके पास था नहीं जो सबूत मिला था. आई मीन इन उसमें क्या था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ही बेसिकली ये सब मिलता था. द आउल एंड द फॉक्स, नाइटिंगेल, द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लूसेस्टर, ऑर्म्युलम रिलीजियस पोइट्री थी. द कर्सर मुंडी, ये भी रिलीजियस वर्क था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये आप याद रखना, अपने नोट्स बना लीजिएगा और इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एंग्लो सेक्सॉन. 5 प्रिंसिपल थे एंग्लो सेक्सॉन पीरियड के. कौन कौन से थे? लव टू पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, लव फॉर रिलीजन. अच्छा, लव फॉर रिलीजन क्या था? मतलब क्यों था लव फॉर रिलीजन? अब फिर से वही क्वेश्चन आता है, क्रिश्चियनिटी. और कौन थे इसमें? हमारे क्या आ जाएंगे? साइनावुल्फ एंड सिडमन. अब क्रिश्चियनिटी वाले थे तो लव फॉर रिलीजन, रिलीजियस पोएट आएंगे. रिलीजियस पोएट और रिलीजियस पोएम, मतलब इनकी कौन कौन सी थी, वो भी लव फॉर रिलीजन में आएगी. और क्रिश्चियनिटी लेकर कौन आया था? लव फॉर वुमेनहुड, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर एंड लव टू पर्सनल फ्रीडम. ये इसके 5 प्रिंसिपल थे. उस टाइम पे जो हमें वर्क्स मिले थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, जो हमने पढ़े हैं, वो इन्हीं ये 5 थीम थी, इन्हीं के ऊपर वो बेस्ड है. इससे बाहर कुछ भी नहीं है. आजकल क्या है, सोशल इश्यूज पे भी लिख रहे हैं. मॉडर्न लिटरेचर जो है उसमें क्या आया था? सोशल इश्यूज पे, पॉवर्टी पे लिखा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी लोग लिखते हैं, रोमांटिसिज्म पे भी लोग लिखते हैं, नेचर पे भी लोग लिखते हैं. उस टाइम के जो 5 प्रिंसिपल्स थे ये वही, मतलब इतने ही थे और इन्हीं पे बस लिखा जाता था. तो जो वर्क्स मिले थे वो इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड मिले थे. आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. और जो आप लोगों को समझ नहीं आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी. बाकी जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय टाइगर सर. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो ETS पे होती हैं. 7 बजे पेड बैच होता है ETS ऐप पे. मॉक टेस्ट भी आपको ETS ऐप में मिल जाएगा और क्विज वगैरह भी होते हैं. तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ETS ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
4 बजे जीएस की क्लास होती है फाखरा मैम की, 5 बजे मेरी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे फाखरा मैम की मैथ्स की क्लास होती है। जिसे भी मैथ्स की, जीएस की क्लास और इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेनी है वो आ जाइएगा। 4 बजे फाखरा मैम की, 5 बजे मेरी क्लास होती है और 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड के, यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। उसके बाद हम नेक्स्ट एरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड मतलब मिडल इंग्लिश। कि मिडल इंग्लिश के टाइम पे क्या होता था, ये आप लोगों को याद रखना है और प्लीज़ अपने नोट्स बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो इनके वर्क्स हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। And thanks for watching our videos and please do like, share and subscribe और मुझे comment section में बताना कि आपको कैसा लगा।